हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, क्लास 8th साइंस एनसीईआरटी। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, कपड़े फैब्रिक से निर्मित होती हैं। कपड़े प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त होते हैं, रेशों से बनाए जाते हैं। कुछ रेशों के नाम आप बता सकते हैं, जैसे सारणी है 3.1, इसमें वस्तु का नाम लिखेंगे आप। जैसे जुराब, रेशे का प्रकार प्राकृतिक है या कृत्रिम। पहले आपको विचार करना होगा कि जुराब किससे निर्मित होती है। जैसे नायलॉन से, तो नायलॉन कृत्रिम रेशा है। ओके, देन शर्ट नायलॉन की नहीं बनती, टेरिकॉट की यस, तो टेरिकॉट कृत्रिम रेशा। रुमाल सूती प्राकृतिक रेशा। इस प्रकार से आपने इस सारणी 3.1 को पूरा करना है। अब है, आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? क्योंकि प्राकृतिक रेशे वे हैं जो कपास, ऊन, रेशम आदि पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। अन्य को हम बोलते हैं संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे। ये किस में बनाए जाते हैं? फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है 3.1, संश्लेषित रेशे क्या हैं? माला आपको दिखा रखी है, विभिन्न मन के इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। तो परिभाषित जब हम करेंगे, एक संश्लेषित रेशा जो छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जिसे हम बहुलक और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलीमर कहते हैं। पॉली का अर्थ है अनेक और मर का अर्थ है भाग अथवा इकाई। एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। संश्लेषित रेशों के प्रकार, इससे पहले आप ये देखेंगे कि बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं। तो पहला जो प्रकार है संश्लेषित रेशे का, वो है रेयान। रेयान कक्षा 7 में भी आपने पढ़ा है। रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी। इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। इसी प्रयास के अंदर क्या हुआ? इस प्रकार रेशा कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयान अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। यद्यपि रेयान प्राकृतिक स्रोत कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इस रेशम में रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयान को कपास के साथ मिलकर बिस्तर की चादरें भी बनाई जा सकती हैं, या ऊन के साथ मिलकर कालीन या गलीचे भी बनाए जा सकते हैं। अब नंबर 2 है नायलॉन। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है जिसे 1931 में, ईयर याद रखेंगे आप, 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल अर्थात पौधे या जंतु से प्राप्त किसी भी पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से मिला करके किया गया। ये प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। अब ये नायलॉन के गुण धर्म हैं, इनको ध्यान से पढ़ेंगे। यह रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है, और कपड़ों के निर्माण में इसका काफ़ी प्रयोग किया जाता था। अन्य चीज़ें भी बनाई जाती हैं, जैसे पैरासूट, चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्से, जुराबें, दांत साफ करने का ब्रश। ये सब चीज़ें नायलॉन के उपयोग को दर्शाती हैं। चित्र 3.3 में आप देख रहे हैं नायलॉन से बनने वाली विभिन्न वस्तुएं। नेक्स्ट है जी
ये भी नायलॉन के रेशों का उपयोग, ये पैराशूट जो देख रहे हो आप, ये रस्सा देख रहे हो आप, ये क्रियाकलाप है 3.1। इसको फिर देखेंगे। नेक्स्ट है जी पॉलिएस्टर और एक्रिलिक, ये भी संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, सीधा रहता है। स्पाट का अर्थ सीधा रहता है, स्पाट सीधा, सरलतापूर्वक धुल जाता है। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर की कमीजें और अन्य परिधान पहनने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों से खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, पेट। बोतलें और चावल या चीनी संचयन, संचयन का अर्थ है स्टोर के लिए पेट जार खरीदती हैं। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ आखिर ये पेट क्या है। तो पेट को आप देखेंगे। पेट बहुत ही सुपरिचित प्रकार का एक पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। अब नेक्स्ट है जी पॉलिएस्टर के बारे में। पॉली जमा एस्टर वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है। इकाइयों को पुनरावर्ती, पुनरावर्ती का अर्थ है रिपीट, बार बार उनको मिलाया जाता है। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों की को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़ों के नाम दे दिए, पॉली वूल, पॉलीकोट, टेरिकोट आदि नामों से बेचा जाता है। पॉलिएस्टर, पॉलीकोट जो है पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है, और पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। नेक्स्ट है जी एक्रिलिक, अन्य प्रकार का एक संश्लेषित रेशा है जिसे हम एक्रिलिक कहते हैं। प्राकृतिक स्रोत ऊन काफ़ी महंगी होती है, लेकिन एक्रिलिक जो है वो सस्ता होता है। तो ऊन से मिलता जुलता ही एक संश्लेषित रेशा है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्रिलिक कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, यहाँ कुछ हानियाँ दी गई हैं इन वस्तुओं की, इन रेशों की, जो कि संश्लेषित रेशे हैं। क्या बताया? वास्तव में संश्लेषित रेशे का हानिकारक गुण क्या है? यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत ही आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। तो ध्यान क्या रखें, प्रयोगशाला में, लैब में, रसोई घर में कार्य करते समय हमें संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अन्य गुणधर्म है संश्लेषित रेशों के, जो आपने पॉलिएस्टर के पढ़े, नायलॉन के पढ़े, उन सब से मिलते जुलते हैं, लोकप्रिय होते हैं, शीघ्र सूखते हैं, कम महंगे हैं, अधिक चलाऊ हैं, रख रखाव आसान है, और किसी प्रकार का कीड़ा भी इन पर नहीं लगता। नेक्स्ट है जी प्लास्टिक। तो आज के टाइम में प्लास्टिक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो परिभाषा क्या है प्लास्टिक की? तो प्लास्टिक भी एक तरह का बहुलक है। सभी प्लास्टिक में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, कुछ में रेखीय होती है और कुछ में तिर्यकबद्ध। तिर्यकबद्ध का अर्थ क्या है? क्रॉस, आपस में क्रॉस के अंदर इसके एकमर, मोनोमर जो हैं मिले होते हैं। ये प्लास्टिक के उपयोग आप पढ़ेंगे। पुनर्चक्रण किया जा सकता है प्लास्टिक का। अनेक चीज़ें जितनी भी आप अपने आसपास देख सकते हैं वो प्लास्टिक की ही बनी होती हैं। जैसे बाल्टी है, प्लास्टिक की चेयर है, गिलास है, बच्चों के खिलौने हैं, ये सब किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के ही बने होते हैं। अब प्लास्टिक को दो वर्गों में बांट दिया गया। नंबर 1 थर्मोप्लास्टिक और नंबर 2 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभ्यास के प्रश्नों में भी है। थर्मोप्लास्टिक क्या है? आइए देखते हैं। प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत
हो जाता है, अर्थात अपनी आकृति को बदल लेता है, सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ, विभिन्न प्रकार के पात्र बनाने में किया जाता है। दूसरा जो प्लास्टिक है वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिन्हें एक बार एक सांचे में डाल दिया जाए तो इन्हें ऊष्मा दे करके नरम नहीं किया जा सकता, अर्थात इनकी आकृति स्थायी रहती है। उदाहरण क्या हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट के स्विच, बिजली के स्विच जो हैं वो आप बेकेलाइट के बने हुए देखते हैं। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में इसका काम किया जाता है। मेलामाइन भी एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है। प्रतिरोधक अर्थात आग इसको नहीं पकड़ पाती। प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की क्षमता अधिक होती है। तो फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये अंतर हो गए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के और थर्मोप्लास्टिक के। नेक्स्ट है जी विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक ने क्या कर लिया, जैसे जो चीज़ें पहले लकड़ी की बनी होती थी प्लास्टिक की बनने लग गई, कांच की बनी होती थी प्लास्टिक की बनने लग गई। तो एक वैकल्पिक पदार्थ के रूप में प्लास्टिक उभर कर आया है। इनको आप पढ़ेंगे, ये सूची है जिसके कारण प्लास्टिक का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब नंबर 1 है प्लास्टिक अभी अनअभिक्रियाशील है, अर्थात किसी से भी कोई क्रिया नहीं करता। जैसे आप देख पा रहे हैं लोहा नमी और वायु में क्रिया कर लेता है, जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक न तो जल से और न वायु से क्रिया नहीं करता। नेक्स्ट है जी प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। इसीलिए प्लास्टिक का उपयोग बर्तन बनाने में, बाल्टी, मग बनाने में, अनेक चीज़ें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जी प्लास्टिक कुचालक है। तो सबसे मज़ेदार बात क्या है, प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं। खाने बनाने वाले पात्रों में भी हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में भी व्यापक उपयोग होता है। जैसे दवा की गोलियां, टीकियों के पैक करने में, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, दस्ताने में, माइक्रोवेव ओवन में प्लास्टिक पात्र का उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन, ये नाम पढ़ें, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है, एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत के लगाने में काम आता है। नेक्स्ट है जी सारणी 3.3। नहीं, इससे ऊपर हम देखेंगे ये चीज़ पहले। अग्निशय प्लास्टिक, यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बना लेती है। तो 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है ये, मेलामाइन जो कि आग को लगने नहीं देती। नेक्स्ट है जी प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाजार जाते हैं और हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं, यह कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो जाता है। यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। इसका निस्तारण का मतलब इसका निपटान एक समस्या बन जाती है। तो हमने 2 प्रकार के उसमें बांट दिया। एक तो जितना भी कूड़ा करकट है जैव निम्नीकरण, कि भाई जीवाणुओं की क्रिया के द्वारा, सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा अपघटित हो जाता है, अर्थात छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। और दूसरा पदार्थ क्या है, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, उसे हम जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो ये एक टेबल दे रखी है सारणी 3.3, इसको पढ़ेंगे बच्चे कि भाई सब्जी के छिलके कितने दिन में, लगभग 1 से 2 सप्ताह में जैव निम्नीकरण हो जाते हैं। कागज़ है, सूती कपड़ा है, लकड़ी है, ये सब आप पढ़ेंगे। लेकिन ये जो चीज़ है, टिन, एल्यूमिनियम, अन्य धातु के डब्बे, इनको 100 से 500 वर्ष लग जाते हैं। प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं इनमें कई वर्ष लग जाते हैं। जैव अनिम्नीकरणीय श्रेणी के अंदर आते हैं ये।
तो इनका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, पर्यावरण हितैषी नहीं होता, पर्यावरण का प्रदूषण होता है इससे। जब हम संश्लेषित पदार्थों को जलाते हैं तो भी जलने में लंबा समय लेता है और विषैली गैसें धुआं उत्सर्जित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? समस्या का समाधान यहाँ है, यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, कपास या जूट के बने थैलों का उपयोग कीजिए, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग अलग इकट्ठा करें। अपने घरों पर इस तरीके को अपनाएं कि प्लास्टिक के पदार्थों का उपयोग को कम से कम किया जा सके। नेक्स्ट है जी, प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांशतः थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए, एक लिस्ट बनाइए और उन्हीं का प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। एक ये है 4R का नियम, जो कि हर नागरिक के लिए ज़रूरी है। पहला R रिड्यूस, उपयोग कम करिए। दूसरा R पुनः उपयोग करिए, रीयूज़। तीसरा पुनः चक्रित करिए, रिसाइकल। और पुनः प्राप्त करिए, रिकवर। इनका ध्यान रखेंगे एक जिम्मेवार नागरिक के भूमिका निभाते हुए। नेक्स्ट है, ये पढ़ेंगे आप। क्या आपने कोई ऐसे कचरे का ढेर देखा है जहां गायें चर रही होती हैं, कचरा खा रही होती हैं और जो पॉलीथीन की थैलियां हैं वो निगल लेती हैं? ये प्लास्टिक की थैलियां उनके श्वसन तंत्र में कंठरोध, गले के अंदर अटक जाता है। आमाशय में एक अस्तर का मतलब एक लेयर, परत बना लेता है और उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो ये सब हमारी लापरवाही के कारण फैली हुई थैलियां हैं जो कि उन पशुओं की मृत्यु का कारण बन जाती हैं। प्लास्टिक की थैलियां जलाशयों में अथवा सड़क पर न फेंकें। खरीदारी के जाते समय जूट या सूती थैले का प्रयोग करें। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करें। प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे का ही प्रयोग करें। इस प्रकार से हम प्लास्टिक के उपयोग देखें और इससे होने वाले हानिकारक प्रभाव भी देखें। अब ये पाठ का सारांश है, लास्ट के अंदर ये पढ़ेंगे और फिर नोटबुक में इसको नोट भी करेंगे। आपने क्या सीखा? सारांश, ये जो भी पाठ के मेन पॉइंट हैं सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अब है अभ्यास लेसन नंबर 3 का। जैसे पहला क्वेश्चन है, कुछ रेसे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि जो रेसे मानव निर्मित हैं, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, उन्हें हम रासायनिक पदार्थों की सहायता से बनाते हैं, संश्लेषित रेसे कहलाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसका रूप रेशम समान होता है। इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो ये सही है, क्योंकि इसे एक काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए ये क्या है? एक संश्लेषित रेशा नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक रेशे की श्रेणी में ही आता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। खालिस्तान बुक की सहायता से आप इनको भरेंगे। खालिस्तान को क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के 12 क्वेश्चन और इसके बाद में कॉलम का मिलान, प्रश्न नंबर 13, 14 और 15 ये अपनी फेयर नोटबुक में सभी बच्चे करेंगे। ओके।